निकल करके आ रही हैं। तो एक बार फिर समझिए आप कि विधि के शासन में विधि के शासन की 3 मूल्य आधारिकाएं होती हैं। मूल्य आधारिकाओं का मतलब होता है कि विधि का शासन जिन मूल्यों पर टिका हुआ है, यानी वो आधार स्तंभ जिन पर विधि का शासन टिका हुआ है, उसमें पहला आधार स्तंभ है ऐच्छिक सत्ता का लोप। ऐच्छिक सत्ता का लोप। इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक दंड नहीं दिया जाएगा जब तक कि वो किसी विधि का उल्लंघन न करे। विधि का उल्लंघन करने पर ही उसे विधि सम्मत नियमों के तहत ही कार्रवाई की जाएगी और विधि सम्मत नियमों के अनुसार ही उसे दंड दिया जाएगा। बिना विधि के उल्लंघन के किसी भी व्यक्ति को आप दंड नहीं दे सकते। इसका मतलब यह हुआ कि राज्य सत्ता का संचालन नियमों के अनुसार होगा। दूसरी बात यह है कि विधि के समक्ष समता। कानून की नजर में, यानी कानून के सामने सभी बराबर हैं। कानून व्यक्ति से व्यक्ति कोई भेद नहीं करेगा। किसी के पक्ष में कोई न तो विशेषाधिकार होगा और ना ही किसी के पक्ष में कोई विशेष दायित्व सौंपा जाएगा, यानी न तो विशेष सुविधा और ना ही विशेष पेनल्टी वगैरह, यानी दायित्व, इस तरह का कुछ नहीं। सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर हैं, कानून की नजर में सब बराबर हैं। अब यहीं से जब समता का सिद्धांत आया, ये सभी कानून की नजर में बराबर हैं, कानून सबसे ऊपर है और कानून के अधीन ही आप शासित होंगे, कानून सर्वोच्च है। तो इससे जुड़ी हुई कई संकल्पनाओं पर मैं बात कर चुका हूं आपसे। अब है इसका तीसरा पोस्टुलेट और वो है मूलाधिकारों को प्राथमिकता। मूलाधिकारों को प्राथमिकता, आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होने वाली है। मूलाधिकारों को प्राथमिकता, यानी विधि का शासन मूलाधिकारों को प्राथमिकता देता है, यानी राज्य सत्ता का संचालन हो लेकिन आप व्यक्ति के जो मूलभूत अधिकार और स्वतंत्रताएं हैं आप उनका अतिक्रमण न करें। हां, कुछ विशेष परिस्थिति ऐसी हैं जहां उन पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। वो भी कैसे? युक्ति युक्त, यानी जरूरी होने पर, यानी वो सभी के सामूहिक हित की बात जब आती है उसमें, तो हम भी बात करेंगे इस पर। तो मूलाधिकारों को प्रमुखता होती है इसमें, या प्राथमिकता होती है, प्रायोरिटी होती है, प्राइमेसी होती है किसकी? फंडामेंटल राइट्स की। तो आइए, इस फंडामेंटल राइट्स की प्राइमेसी होती है, इसी बात से कनेक्टेड है आज का जो टॉपिक आपके सामने है। ये जो टॉपिक अभी मैंने आपको बताया है कि विधि के ग्रहण का सिद्धांत और विधि के पृथक्करण का सिद्धांत, ये आपके विधि के शासन के इस पोस्टुलेट से सीधे कनेक्ट है कि मूलाधिकारों को प्राथमिकता देता है ये विधि का शासन। अब ध्यान से आप समझिए कैसे। यानी विधि का शासन मूलाधिकारों को प्राथमिकता देता है। मूलाधिकारों को प्रमुखता या प्राथमिकता, आप कुछ भी कहिए, दोनों वर्ड आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए, यह बात हमारे भारतीय संविधान में भी लागू होती है और भारतीय संविधान क्या कहता है, ध्यान से आप समझिएगा। अनुच्छेद 13 की धारा 1 कहती है कि संविधान लागू हुआ कब? 26 जनवरी 1950 को। तो उससे पहले भी भारत में कानून थे और उनके माध्यम से शासन का संचालन हो रहा था, और मैंने भी आपको बहुत विस्तार से पढ़ाया है। चलिए बहुत पीछे मत जाइए, नजदीक आ जाइए। 15 अगस्त 1947 को जब आजाद हुए तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में यह प्रावधान किया गया कि जो संविधान सभा है भारत की जरूरतों के हिसाब से वही विधायिका के रूप में कार्य करते हुए कानून बनाएगी। अब जिस समय वही संविधान सभा संविधान भी लिख रही थी और वही संविधान सभा उस समय
हमारी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए वो सामान्य विधि भी बना रही थी। तो जिस समय वो विधि बना रही थी तो उस समय उसको ये तो पता नहीं था कि मूलाधिकार में कौन कौन से प्रावधान जोड़े जाएंगे, मूलाधिकारों में किन किन बातों को शामिल किया जाएगा, क्योंकि अभी तो वो निर्माण के प्रोसेस में था, पहली बात। दूसरी बात यह है कि केवल यही कानून नहीं थे, बल्कि उसमें यह भी कहा गया था कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार आप शासन कीजिए, जरूरत पड़े तो आप उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन कर दीजिए, आप चाहो तो आप उसे समाप्त भी कर सकते हैं, यह आपका पूर्ण अधिकार है। यह बात भारत शासन अधिनियम 1947 में है। तो इसी बात को आप जान लीजिए कि अनुच्छेद 13 की धारा 1 कहती है कि संविधान पूर्व की जो विधियां हैं, संविधान पूर्व की विधियां, अब ये कौन सी विधि? जो संविधान लागू होने के समय विधिक प्रभाव में थी। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। जो संविधान के लागू होने के समय विधिक प्रभाव में थी, विधिक प्रभाव में हैं, यानी उन्हें रद्द नहीं किया गया है या उनके साथ उनमें जो भी है, लेकिन वो यानी अस्तित्व में हैं, यानी ऑपरेशन में हैं वो। यानी संविधान पूर्व की सभी विधियां जो संविधान के लागू होने के समय विधिक प्रभाव में हैं या विधिक प्रभाव में थीं, दोनों ही बात आप शामिल कर सकते हैं। तो भाग 3 में अब क्या कहा है? भाग 3, और भाग 3 क्या हो गया? मूलाधिकार से संबंधित। भाग 3 में उल्लिखित किसी भी प्रावधान से असंगत होने की सीमा तक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, असंगत होने की सीमा तक विधि शून्य होगी। विधि शून्य होगी। अब आपको यह क्लियर हो गया कि भाई उस समय जब आपने कानून बनाए थे, उस समय तो मूलाधिकार जैसी कोई विषय वस्तु थी नहीं। अब मूलाधिकार आए हैं 26 जनवरी 1950 को लागू हुए हैं संविधान के माध्यम से। तो अनुच्छेद 13 की धारा 1 में यह लिख दिया कि संविधान लागू होने के पूर्व जो भी विधियां थीं जिनका विधिक प्रभाव था, इस संविधान के लागू होने के साथ ही अगर मूलाधिकारों से वो असंगत हैं तो वो विधि शून्य हो जाएंगी। और यदि फिर उसमें यह भी कहा है कि जो असंगत है पूरी तरह से वो तो खत्म हो ही गई, लेकिन अगर कोई ऐसी विधि है जिसका कोई भाग असंगत है और कुछ भाग उसका संगत नहीं है। अब इसको भी आप जान लीजिए। जैसे मान लीजिए कानून है और उस कानून में आपके मान लीजिए 5 पॉइंट हैं आपके। अब इसमें से केवल 2 पॉइंट असंगत हैं, लेकिन ये 3 पॉइंट असंगत नहीं है। तो इसके अनुसार क्या होगा कि इन पर यानी इनकी तो विधि मान्यता होगी और ये क्या हो जाएगा? विधि शून्य हो जाएगा। अभी बिल्कुल नॉर्मल समझिए, बिल्कुल एक बच्चे की तरह समझिए चीजों को, बहुत ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। क्लैरिटी है? ये समझ में आ गया? अनुच्छेद 13 की धारा 1 क्या कह रही है? अनुच्छेद 13 की धारा 1 कह रही है कि संविधान से पूर्व की सभी विधियां इस संविधान के लागू होने पर भाग 3 में जो अधिकार दिए गए हैं उन किसी भी अधिकार के से संबंधित प्रावधान से असंगत है तो वो विधि शून्य होगी। अगर मान लीजिए पांचों के पांचों पॉइंट उस विधि के असंगत हो गए तो पूरी विधि शून्य हो जाएगी। लेकिन साथ ही उसमें एक बात और लिख दी कि असंगत होने की सीमा तक विधि शून्य होगी।
यानी जहां तक वो विधि असंगत है, अगर मान लीजिए इसके 2 पॉइंट असंगत हैं और 3 पॉइंट असंगत नहीं है, तो केवल ये दो पॉइंट असंगत हैं, ये विधि शून्य होंगे। अब देखिए, जितनी सरल बात आपको ये दिखाई दे रही है उतनी सरल बात है नहीं। यहीं से विधि के पृथक्करण का सिद्धांत का उद्भव हुआ है, उद्भव विकास हुआ है। यानी आप ये समझिए कि इसी बात से विधि के पृथक्करण के सिद्धांत अस्तित्व में आया है। सुप्रीम कोर्ट के 1950 से लेकर के लगातार, यानी 1953, 1952, 1963, राइट नाउ 1968, यानी ऑनवर्ड, 1-2 नहीं है, कम से कम 20 उसके डिसीजन हैं जो इससे कनेक्टेड हैं। पॉइंट की क्लैरिटी है, प्रमुख है आपका, ध्यान से आप समझिएगा। तो उन सब केसेस से तो आपसे प्रश्न किया नहीं जाता है, इसलिए उन केसेस को ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ हमें यह देखना है कि सुप्रीम कोर्ट का कहना क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन है उसका निचोड़ क्या है, यानी कि विधि के पृथक्करण का सिद्धांत। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, पहली बात। अब आइए दूसरी बात। अब देखिए, यहां एक और बात समझ लीजिए। हमने यहां क्या बताया था कि विधि के शासन के 3 पोस्टुलेट होते हैं। ऐच्छिक सत्ता का लोप होता है, पहली बात, और दूसरी बात क्या आ रही है यहां पर ध्यान से समझने की है, यानी ऐच्छिक सत्ता का लोप होगा, विधि के समक्ष समता होगी और मूलाधिकारों को प्राथमिकता होगी। तो अब जब मूलाधिकारों की प्राथमिकता की बात हुई तो आप देख रहे हैं कि मूलाधिकारों को प्राथमिकता हो गई नहीं है कि, यानी संविधान पूर्व की विधियां अगर मूलाधिकारों से असंगत हैं तो असंगत होने की सीमा तक वो क्या हो जाएंगी, विधि शून्य हो जाएंगी। अब आइए, ये तो संविधान के पूर्व की विधियां थीं। अब आ जाइए, संविधान लागू हो गया। अब संविधान ने जिन जिन को विधि बनाने की शक्ति दी है, संविधान ने विधि बनाने की शक्ति प्रमुख तौर पर किसको दी है? संविधान ने विधि बनाने की शक्ति है वो मुख्यतः दी है आपकी संसद को, राइट, राज्य विधानमंडल को, यानी इन दोनों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, उन पर ये कानून बनाएंगे। तो अब उसके लिए फिर क्या प्रावधान किया है, ध्यान से आप समझिए। अनुच्छेद 13 की धारा 2 कहती है, अब देखिए वो था संविधान पूर्व की विधियां, और अनुच्छेद 13 की धारा 2 क्या कह रही है? राज्य। अब प्रश्न ये उठता है कि राज्य कौन होगा? तो अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य का मतलब है, ध्यान से आप समझिएगा, केंद्र की कार्यपालिका प्लस संसद। राज्य का मतलब है राज्य की कार्यपालिका प्लस राज्य विधानमंडल। स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी, इस पर अलग से बात करेंगे कि इस अन्य प्राधिकारी का क्या मतलब है। राज्य का यह मतलब है, ठीक है, और यह किसमें दिया है? अनुच्छेद 12 में दिया गया है। इस पर अलग से चर्चा होगी। अब अनुच्छेद 13 की धारा 2 क्या कह रही है कि राज्य, ध्यान से आप समझिएगा, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बना सकता, ऐसी कोई विधि नहीं बना सकता जो भाग 3 में प्रदत्त मूलाधिकार से असंगत हो, मूलाधिकारों से असंगत हो। यानी राज्य विधानमंडल पर, यानी विधि निर्माण पर यह प्रतिबंध लगा दिया, विधानमंडल पर यह सीमांकन कर दिया, उसकी सीमा बांध दी कि ठीक है भाई, आप संघ सूची पर कानून बनाइए, आप राज्य सूची पर कानून बनाइए, आप समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाइए, अपने अपने क्षेत्राधिकार में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, और वो बात यह है कि आप मूलाधिकारों से असंगत कानून नहीं बनाएंगे, मूलाधिकारों का किसी भी स्थिति में अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। यह बात कहां पर बोल दी गई, ध्यान से आप समझिएगा, यह बात बोल दी गई आपके अनुच्छेद 13 की धारा 2 में,
और इस बात के बड़े नियतार्थ हैं, अभी मैं चर्चा करूंगा उन नियतार्थों पर। आइए, हां, ध्यान से समझिएगा। प्रदत्त मूलाधिकारों से असंगत हो। अब अगर मान लीजिए आपने विधि बना दी, पहले तो यह बोल दिया कि जानबूझ करके आप ऐसा करोगे नहीं, मान लीजिए ऐसा हो गया तो भाई हमारा मन नहीं था कि, या हमारे दिल दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं थी कि हम ऐसी कोई कानून बनाने जा रहे हैं जो मूलाधिकारों से असंगत हो। ठीक है, यह बात समझ में आ रही है। लेकिन विधि बनाते बनाते उसमें कोई ऐसा प्रावधान आ गया जो मूलाधिकारों से असंगत है, तो क्या होगा? तो फिर उसमें एक और लाइन जोड़ दी कि यदि ऐसी कोई विधि बना दी जाती है, यदि ऐसी कोई विधि बना दी जाती है, विधि बना दी जाती है, तो असंगत होने की सीमा तक, अब फिर यहां पर वर्ड हो गया असंगत होने की सीमा तक, एक्सटेंड टू इनकंसिस्टेंसी, असंगत होने की सीमा तक विधि शून्य होगी। विधि शून्य होगी, यानी दोनों में ही यह बात हो गई, यानी संविधान पूर्व की विधियां भी विधि शून्य हो जाएंगी और संविधान लागू होने के बाद जो विधि बनाएंगी वो भी विधि शून्य हो जाएंगी यदि वह मूलाधिकारों से असंगत हैं। तो विधि के शासन का जो तीसरा पोस्टुलेट है कि मूलाधिकारों को प्राथमिकता होती है या मूलाधिकारों को प्रमुखता होती है, यह बात प्रूव हो गई आपके विधि के शासन की। पॉइंट की क्लैरिटी है। अब ध्यान से आप समझिएगा, ये जितना आपको साधारण दिख रहा है, साधारण सी बात है ये, लेकिन अब इसके अंदर कई कॉम्प्लेक्स निकल करके आएंगे। अब उन्हीं से ये सिद्धांत निकल करके आए हैं, विधि के पृथक्करण का सिद्धांत और विधि के ग्रहण का सिद्धांत। तो अब आइए इस पर विचार करते हैं। ये दोनों आर्टिकल अब आपको समझ में आ गए, अनुच्छेद 13 की धारा 1 और अनुच्छेद 13 की धारा 2। तो सबसे पहले तो बात करेंगे हम कि ये क्या कह रहे हैं कि मूलाधिकारों से असंगत होने की सीमा तक, असंगत होने की सीमा तक, ये जो शब्दावली है, इसी शब्दावली से विधि के पृथक्करण का सिद्धांत निकल करके आता है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। यानी इसी से सर्वोच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक निर्णयों के माध्यम से विधि के पृथक्करण का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। विधि के पृथक्करण का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। अब यह विधि के पृथक्करण का सिद्धांत क्या है, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी क्या है, अब जरा इसको समझिए। अब इसका कहना क्या है, देखिए, जो विधि मूलाधिकारों से असंगत है वो तो विधि शून्य होगी ही, बात समाप्त हुई यहां। और विधानमंडल से यह बोल दिया गया, चूंकि राज्य की बात कही गई है, विधानमंडल से यह बोल दिया गया कि आप ऐसी कोई विधि नहीं बनाओगे जो मूलाधिकारों से असंगत हो। यानी डिलीवरेटली आपके दिमाग में यह बात होनी चाहिए कि आपकी यह सीमा है, इस सीमा को आप नहीं लांघोगे। तो यानी अनुच्छेद 13 की धारा 1 और अनुच्छेद 13 की धारा 2 विधानमंडल पर यह दायित्व सौंपती है, ये उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उसकी अकाउंटेबिलिटी है। ध्यान दीजिएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीगल हो गई तो अकाउंटेबिलिटी हो गई कि आप पर यह प्रतिबंध है कि मूलाधिकारों के उल्लंघन संबंधी आप कानून नहीं बनाओगे। अब अगर बन गया तो
प्रश्न ये उठता है। तो बन गया, तो अब वहां से जो अभी बात कही है कि असंगत होने की सीमा तक विधि शून्य समझा जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अगर कोई विधि है और अब इस विधि की संवैधानिकता की जांच की जाएगी, यानी इसका पुनरावलोकन किया जाएगा कि भाई ये विधि, यानी चाहे वो संविधान पूर्व की विधि हो या संविधान लागू होने की बाद की विधि हो। अब इस विधि का, ध्यान से आप समझिएगा, इस विधि का कुछ भाग मूलाधिकारों से असंगत है तथा शेष भाग मूलाधिकारों के संगत है। राइट? अब जरा, मैंने अभी बताया था आपको कि मान लीजिए ये कोई लॉ है, कानून है, और इसमें आपने 1 पॉइंट से लेकर के 10 पॉइंट हैं, 10 सेक्शन हैं इसमें। मान लीजिए इसके कोई 2 सेगमेंट, 2 सेक्शन, कोई 2 या 3 खंड या सेक्शन क्या है, आपके असंगत हैं और बाकी के नहीं हैं। तो अब यहां पर डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी लागू होगी, यानी कि विधि के पृथक्करण का सिद्धांत लागू होगा। और क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, जरा समझिए। यानी सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि विधि के पृथक्करण का सिद्धांत केवल उन्हीं विधियों पर लागू होगा जिनका कुछ भाग संविधान सम्मत नहीं है और कुछ भाग, यानी कुछ भाग ही संविधान सम्मत नहीं है, यानी बाकी का संगत है। यानी ऐसी विधि जो पूरी तरह से संविधान से असंगत है, यानी मूलाधिकार से असंगत है, तो वो तो विधि शून्य हो ही जाएगी, बात ही खत्म हो गई उसकी। लेकिन उसका कुछ हिस्सा तो विरोध कर रहा है या असंगत है, और कुछ हिस्सा विरोध नहीं कर रहा है या संगत है। ठीक है, तो अब इसमें 2 बातें हो गई। तो अगर अनुच्छेद 13 की धारा 1 और 2 का सीधे सीधे अर्थ लगाएं तो वो क्या कहेंगे कि ठीक है भाई, इस कानून की ये 2 बातों को हटा दीजिए और शेष कानून लागू हो जाएगा। इसका तो यही मतलब हुआ कि भाई जो भाग संगत नहीं है उसे शून्य घोषित कर देंगे और जो भाग संगत है उसको आप लागू कर देंगे। तो अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि भाई ये बताइए कि आपने ये कानून बनाया था और इस कानून का ये जो 2 खंड हैं या 2 धाराएं हैं, राइट, ये इस कानून के अनुसार इनका भी महत्व है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या इन्हें इस कानून से अलग किया जा सकता है, यानी इनके बिना ये कानून अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर पाएगा। यानी अगर इस असंगत भाग को निकाल दें, यानी ये तो कानून से, इस कानून के साथ तो इसकी संगतता है, लेकिन हमने ये देखा कि केवल ये वाला पार्ट है वो मूलाधिकारों का विरोध कर रहा है, तो वहां पर धारा 13 इंप्लीमेंट हो जाएगी कि भाई ये तो विधि शून्य होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर हम इसे विधि शून्य घोषित कर दें, ठीक है, विधि शून्य घोषित कर दिया, तो इसके बिना क्या ये अपने उद्देश्य को प्राप्त कर पाएगा? छोड़िए, जीवन से समझिए। जब आपके अटल बिहारी वाजपेयी को पहली बार प्रधानमंत्री बनाया गया और उनसे लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा में उनसे कहा गया, यानी राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि आप एक निश्चित समय के अंदर अपना बहुमत सिद्ध करें, तो ध्यान दीजिएगा, विश्वास मत लाया गया और विश्वास मत पर लोकसभा में चर्चा हुई। आप उसका अभी भी देख सकते हैं, वीडियो क्लिप्स आपको खूब मिल जाएंगी नेट पर, आज तो बहुत सुविधाएं हैं ये। तो आप देखेंगे कि विपक्ष उनकी आलोचना करने लगा। विपक्ष कैसे आलोचना कर रहा है कि भाई अटल बिहारी वाजपेयी तो बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन वो जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं वो पार्टी अच्छी नहीं है। और यानी जो भी विपक्ष का नेता था
वो अटल बिहारी वाजपेयी की तो यानी प्रशंसा करता था अपनी बात कहने के साथ ही, और बीजेपी पर जम करके अपनी भड़ास निकालता था। तो ये सब चल रहा था। अटल बिहारी वाजपेयी जी को समझ में आ गया कि बहुमत तो सिद्ध नहीं कर पाएंगे। अब उन्होंने फिर अपने, भाई जब विश्वास मत पर बहस होती है तो दोनों को ही मौका होता है, विपक्ष को भी होता है, सत्ता पक्ष को भी होता है अपनी बात कहने का। तो अटल बिहारी वाजपेयी खड़े होते हैं और देखिए जरा उस वीडियो क्लिप को, वो क्या कहते हैं कि अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सांसद महोदय मेरे बारे में कह रहे हैं, ठीक है, मेरे बारे में उनके अच्छे विचार हैं, लेकिन मैं जिस पार्टी से जुड़ा हुआ हूं, 40 साल से सांसद होकर के आ रहा हूं वहां से, और मैं आज प्रधानमंत्री भी हो गया, और प्रधानमंत्री होता है चाहे वो 13 दिन के लिए हो या 13 वर्ष के लिए हो। जिस पार्टी के कारण मैं यहां तक पहुंचा हूं, उस पार्टी की अगर आलोचना कर रहे हैं तो उस पार्टी को छोड़ करके मैं प्रधानमंत्री पद स्वीकार नहीं करूंगा, और मैं उसी पार्टी के साथ था, हूं और रहूंगा। और उनका अपना अंदाज था कहने का, मैं तो वो अंदाज एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन आप उस वीडियो क्लिप को देखिए जरा, बहुत आनंद आएगा आपको। तो वही बात है यहां, यानी विपक्ष क्या कह रहा था कि भाई हम अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं, अच्छे आदमी हैं, लेकिन ये जिसके साथ जुड़े हुए हैं उसके साथ हमें पसंद नहीं है। तो सेम बात हो गई ना कि इस कानून की, ये कानून ठीक है, हमारे अनुरूप है, लेकिन इसकी ये दो बातें हैं वो हमारे मूलाधिकार से मैच नहीं करती हैं, इसलिए हम इन दो बातों को खत्म करेंगे। ठीक, अब ये तो खत्म होनी है दो बातें। तो अब प्रश्न ये उठता है कि अब ये इस विधि का क्या होगा। भाई अगर इसकी ये दो बातें हटा दी गई तो क्या ये अपने उद्देश्य को प्राप्त कर पाएगी? क्या ये अपने महत्व को स्थापित कर पाएगी? क्या इसका जो जिन मूल भावों के साथ इसे लाया गया था उन मूल भावों की प्रतिपूर्ति हो पाएगी शेष बचा हुआ कानून? तो अब यहां यह देखना है, यदि ऐसा हो सकता है तब तो यह पृथक्करणीय है, यानी विधि के पृथक्करण का सिद्धांत लागू हो जाएगा यहां कि ठीक है भाई, अगर इसको अलग करके ये शेष जो विधि है ये अपने प्रभाव को बनाए रख सकती है तो ठीक है, इसको विधि शून्य घोषित कर देते हैं, बाकी कानून को आप इंप्लीमेंट कर देंगे, उसको विधि मान्यता दे देंगे। लेकिन अगर ये इससे अलग नहीं हो सकता, राइट, इससे अलग नहीं हो सकता, तो क्या होगा? यानी ये पृथक्करणीय नहीं है, पृथक हो ही नहीं सकता। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने बोल दिया कि मैं बीजेपी से पृथक नहीं हो सकता, मुझे प्रधानमंत्री का कोई लालच नहीं है, यानी चाहे मैं 13 दिन रहूं या 13 वर्ष, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पार्टी नहीं छोड़ सकता। तो सेम द थिंग्स कि क्या इसे इससे अलग किया जा सकता है? यदि अलग नहीं किया जा सकता है, मतलब इसका यह हुआ कि अगर इसे अलग करने पर यह विधि अपने उस उद्देश्य का प्राप्त न कर पाए, उस मूल जिसके लिए बनी थी, इसके बिना, तो अब क्या होगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह कह दिया कि इस केस में अब इस पूरी विधि को ही विधि शून्य घोषित कर दिया जाएगा। आशा करता हूं कि यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आइए इससे जुड़े हुए तथ्यात्मक बातें और आपको यहां पर डिस्क्राइब कर देता हूं ताकि आपको लिखने में आसानी रहे। यानी विधि का एक वो भाग जो असंगत है और दूसरा जो संगत है, यानी असंगत नहीं है। अब देखिए विधि के पृथक्करण का सिद्धांत क्या कहता है? तो विधि के पृथक्करण का सिद्धांत क्या कहता है? विधि के पृथक्करण का सिद्धांत कहता है कि विधि का वह भाग जो मूलाधिकारों से असंगत है, मूलाधिकारों से असंगत है, असंगत है, क्या उस असंगत भाग को
असंगत भाग को पृथक किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है। इस बात पर न्यायालय को विशेष ध्यान देना होगा, विशेष ध्यान देना होगा। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है ये, ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं कि एकदम आंख बंद करके ऐसा नहीं है कि इसके 10 पॉइंट हैं, ठीक है भाई, ये पहला, तीसरा, चौथा, ये पॉइंट मूलाधिकारों से असंगत है, ठीक है, इसको निकाल दो और बाकी विधि को क्या कर दो, आप इंप्लीमेंट कर दो। ऐसा नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है कि विधि का वह भाग जो मूलाधिकारों से असंगत है, क्या उस असंगत भाग को पृथक किया जा सकता है, इस बात पर न्यायालय को विशेष ध्यान देना होगा। और फिर वो क्या कह रहे हैं इसमें कि यदि पृथक किया जा सकता है, यदि पृथक किया जा सकता है, किया जा सकता है, तो असंगत भाग को, असंगत भाग को विधि शून्य घोषित करते हुए, विधि शून्य घोषित करते हुए शेष विधि को विधि मान्यता होगी, विधि मान्यता होगी। अब यह बात क्लियर हो गई कि अलग, अब प्रश्न यह उठता है कि अलग होने के क्या मापदंड होंगे। कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी अपना दृष्टिकोण स्पष्ट कर दिया है, बिल्कुल क्लियर कर दिया है यहां, और यह सब विधि के पृथक्करण के सिद्धांत के अंतर्गत ही लिखेंगे इन सारी बातों को, ध्यान से आप समझिएगा। क्या कहा है उन्होंने कि ध्यान दीजिएगा, शेष विधि की विधि मान्यता होगी। अब प्रश्न यह उठता है कि पृथक्करण के मामले में कि यह भाग असंगत है, उस विधि का यह भाग असंगत है और यह भाग असंगत नहीं है, तो यह विचार कौन करेगा, यानी इसका निर्णय करने का अधिकार किसको है। यानी प्रश्न यह उठता है कि यह जो विधि है इसका असंगत भाग है, असंगत भाग का निर्णय कौन करेगा कि यह भाग असंगत है। अब यहां प्री में क्वेश्चन बनता है, ए सर्वोच्च न्यायालय, बी उच्च न्यायालय, सी विधानमंडल, डी उपयुक्त विकल्प नहीं है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि स्टूडेंट सीधे सीधे टिक किसको करेगा, सर्वोच्च न्यायालय, और आपके हाथ में आया हुआ प्रश्न आपके हाथ से चला गया। 2 अंक तो ये लेकर के जाएगा और 1/3 अंक और ले जाएगा अपने साथ। तो ध्यान दीजिएगा कि विधि का असंगत भाग का निर्णय कौन करेगा कि यह भाग असंगत है, तो सर्वोच्च न्यायालय का कहना है, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार इसका निर्णायक विधानमंडल है। यानी किसी कानून का एक भाग विधि से, यानी एक भाग है वो संविधान के मूलाधिकारों से संगत है और उसका कुछ हिस्सा असंगत है, तो जो भाग संगत है, जो भाग असंगत है, जब इसको अलग करेंगे तो अलग करने के मामले में इसका निर्णायक कौन होगा, इसके पीछे जो निर्णायक आधार है वो क्या होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके लिए हम नहीं हैं, इसके लिए स्वयं विधानमंडल है। यानी विधानमंडल का, यानी निर्णायक विधानमंडल का आशय होगा, विधानमंडल का
आशय। यानी जब विधानमंडल ने वो कानून बनाया था तो कानून बनाते समय उसका क्या नियतार्थ था, यानी विधानमंडल ने किस उद्देश्य के लिए कानून बनाया था, किस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में कानून बनाया था, उस कानून के नामकरण की स्थिति क्या है, यानी इन सब बातों पर विचार करके फैसला लेना होगा। यानी विधानमंडल के आशय को जानना होगा। दूसरे शब्दों में न्यायालय किसी विधि के कुछ भाग की असंगतता का निर्णय विधानमंडल के आशय के आधार पर करेगा। आशय के आधार पर करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि यह देखना होगा क्या कि उस विधि का इतिहास क्या है। ये देखिए आप, उस विधि का उद्देश्य क्या है, उस विधि का नाम क्या है, यानी उसका इतिहास क्या है, उसके उद्देश्य क्या हैं, उसका नाम क्या है। इन बातों पर आपको गहराई से विचार करना है। ध्यान से आप समझिएगा। यानी उस विधि का इतिहास क्या है, उसके उद्देश्य क्या है और उसका नाम क्या है। यानी इन आधारों पर आप निर्णय पर इन बातों को देखेंगे और इन बातों पर विचार करके आप यह निर्णय करेंगे कि वो भाग अलग किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। पॉइंट की क्लैरिटी है। अगर इस आधार पर अगर आप इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि हां अलग किया जा सकता है, तो आप उसे अलग करके विधि शून्य घोषित कर दीजिए, अन्यथा पूरी विधि को ही विधि शून्य घोषित करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इस प्रकार यदि असंगत भाग को पृथक किया जा सकता है तो शेष विधि को विधि मान्य होगी। और यदि असंगत भाग को अलग करने पर शेष विधि अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पाती है, अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पाती है, तो पूरी विधि को ही विधि शून्य किया जाएगा। तो पूरी विधि को विधि शून्य घोषित किया जाएगा।
पूरी विधि को विधि शून्य घोषित किया जाएगा। यह है आपके सुप्रीम कोर्ट का फैसला। आशा करता हूं कि विधि के पृथक्करण का सिद्धांत आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, विधि के पृथक्करण का यह सिद्धांत केवल मूलाधिकारों के मामले में ही लागू नहीं है। ध्यान दीजिएगा, विधि के इस पृथक्करण का सिद्धांत, विधि के पृथक्करण का यह सिद्धांत विधि के पृथक्करण का यह सिद्धांत अनुच्छेद 254 पर भी लागू होता है। यानी मूलाधिकारों से असंगतता की बात नहीं है, बल्कि यह क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण करने पर भी होगा। ध्यान दीजिएगा, यानी अनुच्छेद 254 क्या कहता है कि केंद्र का कानून और राज्य के कानून में अगर अंतर विरोध होगा तो संसद द्वारा बनाए गए कानून के सापेक्ष राज्य का कानून असंगत होने की सीमा तक शून्य समझा जाएगा। वहां पर भी यह बात कही है कि राज्य का कोई कानून अगर संसद द्वारा बनाए गए कानून से असंगत है तो असंगत होने की सीमा तक वह विधि शून्य होगा, असंगत होने की सीमा तक। तो वहां पर भी है, यानी आप क्षेत्राधिकार यानी विधानमंडल यानी केंद्र का विधानमंडल राज्य का विधानमंडल के बीच में जो क्षेत्राधिकार है, उस क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण करने पर भी विधि बनने पर यह विधि के पृथक्करण का सिद्धांत लागू होता है। तो केवल मूलाधिकार ही नहीं है, बल्कि विधि के पृथक्करण का सिद्धांत, ध्यान दीजिएगा, अल्ट्रा वायरस वाले केस में भी लागू हो जाएगा। यानी आप अपने क्षेत्र से बाहर चले गए हैं, आप अपनी सीमा से बाहर चले गए हैं। तो मूलाधिकारों के मामले में भी लागू होता है ये, और अन्य मामले में भी लागू होता है। दोनों चीज में है विधि के पृथक्करण का सिद्धांत। अब आइए बात करेंगे हम, दूसरा प्रिंसिपल है आपका विधि के ग्रहण का सिद्धांत। अब जरा इसको समझ लीजिए कि विधि के ग्रहण का सिद्धांत क्या है। तो ध्यान से आप समझिएगा, विधि के ग्रहण का सिद्धांत यह केवल संविधान पूर्व की विधियों पर लागू होता है। नोट कर लेना बेटा, ये विधियों पर लागू होता है, पहली बात। और दूसरी बात यहां यह निकल करके आ रही है, ध्यान से समझिए, दूसरी बात, यह केवल संविधान पूर्व की विधियों पर लागू होता है, पहला। और दूसरा स्टेटमेंट इसमें जाएगा, ध्यान से समझने की बात है ये, कि यह मूलाधिकारों के संदर्भ में लागू होता है। यानी अन्य मामले में लागू नहीं है, सिर्फ मूलाधिकार। ध्यान दीजिएगा, विधि के पृथक्करण का सिद्धांत मूलाधिकारों के संदर्भ में भी लागू है, और ध्यान दीजिएगा, मूलाधिकारों के संदर्भ में भी लागू है और मूलाधिकारों से भिन्न मामले में भी लागू है। लेकिन विधि के ग्रहण का सिद्धांत एक तो संविधान पूर्व की विधियों पर लागू है, दूसरे ये किस पर लागू है, सिर्फ मूलाधिकारों के मामले में। जबकि ध्यान दीजिएगा, मैं दोबारा फिर यहां पर बात कर रहा हूं कि विधि के पृथक्करण का सिद्धांत संविधान पूर्व की विधियों पर भी लागू है और संविधान के लागू होने के बाद की विधियों पर भी लागू है। विधि के पृथक्करण का सिद्धांत मूलाधिकारों के मामले में भी लागू है और विधि के पृथक्करण का सिद्धांत अन्य संदर्भों में भी लागू है, ठीक। लेकिन विधि के ग्रहण का सिद्धांत केवल संविधान पूर्व की विधियों पर लागू है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि यह सिर्फ और सिर्फ मूलाधिकारों के मामले में लागू है। अब आप यह समझ लीजिए कि यह है क्या, जरा इस पर विचार करते हैं। देखिए क्या कहा है, अनुच्छेद 13 की धारा 1 कहती है, क्या कहती है कि संविधान पूर्व की विधियां जितनी भी हैं, अगर वो मूलाधिकारों से असंगत हैं तो वो विधि शून्य होंगी, और जो भी असंगत होने की सीमा तक, यानी या फिर
विधि असंगत होने की सीमा तक विधि शून्य होगी। तो ध्यान से आप समझिएगा, अनुच्छेद 13 की धारा 1 के तहत क्या है आपका, विधि के ग्रहण का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है। और यह क्या कह रहा है, ध्यान से आप समझिए। इसका कहना यह है कि भाई जैसे कोई पूर्व विधि है, ठीक है, संविधान से पहले, यानी संविधान के लागू होने से पहले विधि बनी है। अब संविधान लागू हुआ कब, 26 जनवरी 1950 को। अब देखिए ग्रहण वाला सिद्धांत क्यों इलेबोरेट किया सुप्रीम कोर्ट ने, जरा उसको समझिए। जैसे अगर मान लीजिए कि आपने कोई विधि बनी थी 20 अक्टूबर 1947 को, और जब 20 अक्टूबर 1947 को जो विधि बनी थी, विधि बनाई गई, तो भाई इस समय तो हमारा संविधान था नहीं। तो अब आप देखेंगे कि इस समय जब संविधान नहीं था तो मूलाधिकार की भी कोई बात नहीं थी। अब यह विधि इस डेट से लागू हो गई, ठीक है, और इसी तारीख से लागू कर दी गई, लागू भी की गई। ध्यान से समझिएगा, अब यह विधि लागू है, चल रही है। अब यहां आ जाइए, 26 जनवरी 1950। अब यहां पर क्या हुआ है, संविधान लागू हुआ है, ठीक, संविधान लागू हो गया। अब जो ये विधि बनी थी, अब यहां पर अनुच्छेद 13 की धारा 1 इस पर लागू हो जाएगी। ध्यान से आप समझिएगा, यानी अब इस विधि पर इस तारीख से लागू नहीं होगी। अब ध्यान से आप समझिएगा, इस विधि पर अनुच्छेद 13 की धारा 1 कब लागू होगी, 26 जनवरी 1950 को। यानी उस तारीख को यह देखा जाएगा कि यह जो कानून बनाया गया है, यह कानून मूलाधिकारों से जो पहले चला आ रहा है, यह मूलाधिकारों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। अगर मूलाधिकार का उल्लंघन कर रहा है तो इसका विधिक प्रभाव समाप्त हो जाएगा, इसे समाप्त करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली यह विधि शून्य होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर यह तो एक बात हो गई। दूसरी बात, अगर मान लीजिए उस कानून का कुछ हिस्सा तो विरोध कर रहा है और कुछ हिस्सा विरोध नहीं कर रहा है, तो अब यहां पर पहले विधि के पृथक्करण का सिद्धांत लागू होगा, पहले कि क्या उस असंगत भाग को अलग किया जा सकता है। यदि अलग किया जा सकता है तो ठीक है, अलग किए हुए भाग को ही विधि शून्य करेंगे, और अगर अलग नहीं किया जा सकता है तो पूरी विधि को ही विधि शून्य घोषित हो जाएगा। पॉइंट की क्लैरिटी है, यानी इस तारीख में अगर यह कानून पूरी तरह से उल्लंघन कर रहा है तो विधि शून्य हो गया, उल्लंघन नहीं कर रहा है तो इसका विधिक प्रभाव रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। लेकिन अगर इस तारीख को इस कानून का कुछ हिस्सा तो उल्लंघन कर रहा है मूलाधिकार का और कुछ हिस्सा उल्लंघन नहीं कर रहा है, तो अब क्या होगा, तो अब यहां पहले विधि के पृथक्करण का सिद्धांत लागू होगा। और विधि के पृथक्करण का सिद्धांत क्या कहेगा कि क्या उस भाग को अलग किया जा सकता है, किया जा सकता है तो उसको विधि शून्य घोषित कर दीजिए, नहीं किया जा सकता है तो पूरे कानून को विधि शून्य घोषित कर दीजिए, बात खत्म। अच्छा, अब यह तो विधि के पृथक्करण के मामले में लागू हो गई, ठीक है। लेकिन अब ग्रहण का सिद्धांत क्या कह रहा है, ग्रहण का सिद्धांत यह कह रहा है कि इसके बाद अब अगर मान लीजिए यहां पर वो असंगत था, असंगत, लेकिन अगर मान लीजिए जनवरी 1990 को 20 जनवरी 1990 को कोई संशोधन हुआ, किसमें, संविधान में, और जो संविधान में संशोधन हुआ
तो वो मूलाधिकार में संशोधन हुआ, और इस संशोधन की वजह से इस संशोधन की वजह से ये असंगतता समाप्त हो गई। तो ये कानून इस तारीख से पुनः प्रभाव में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? ध्यान दीजिए, ये कानून इस तारीख को बना और ये कानून चल रहा है। इस तारीख को ये असंगत हो गया, ठीक है, विधि शून्य हो गया, ठीक। अब आगे चल करके हमने एक डेट ले ली, 20 जनवरी 1990 को संविधान में संशोधन हुआ, और जिस वजह से ये असंगत हुआ था, मूलाधिकार के उस भाग में संशोधन हो गया। संशोधन होने की वजह से अब ये असंगतता खत्म हो गई, तो ये कानून पुनः प्रभाव में आ जाएगा। इसको बोलेंगे हम ग्रहण का सिद्धांत, यानी छाया पड़ना। यानी जब संविधान पूर्व की विधियों पर, अब निचोड़ क्या निकल करके आया आपका? निचोड़ ये निकल करके आया, ग्रहण का सिद्धांत क्या है? कि संविधान पूर्व की विधि पर मूलाधिकार के भाग की छाया पड़ने पर, यानी असंगत होने पर, छाया पड़ने पर वह विधि शून्य हो जाएगी, लेकिन भविष्य में उस मूलाधिकार में संशोधन की वजह से असंगतता समाप्त हो जाती है। अर्थात छाया हट जाती है। तो वह विधि पुनः प्रभाव में आ जाएगी, पुनः विधिक प्रभाव में आ जाएगी, विधिक प्रभाव में आ जाएगी। ध्यान रखिएगा, इसको कहेंगे हम ग्रहण का सिद्धांत। ये बात आपको समझ में आ गई बेटा? अब यहां पर कुछ खास बातें हैं, जरा कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए कि विधि के पृथक्करण का सिद्धांत क्या कह रहा है कि मूलाधिकार, यानी ध्यान दीजिएगा, संविधान से पहले की विधि हो या संविधान लागू होने के बाद की विधि हो, यदि वह मूलाधिकारों से असंगत है तो विधि शून्य होगी। यदि उसका कुछ भाग असंगत है तो यह देखना पड़ेगा कि वह असंगत भाग अलग किया जा सकता है या नहीं। इसको कहेंगे विधि के पृथक्करण का सिद्धांत। यदि किया जा सकता है तो ठीक है, उतने ही भाग को आप विधि शून्य घोषित करेंगे, नहीं तो पूरे विधि को विधि शून्य घोषित करना पड़ेगा। यह पॉइंट क्लियर है? अच्छा, अब अगली बात आइए, संविधान लागू होने के बाद जब भी कोई विधि बनाई गई है और उसमें अगर राज्य विधानमंडल से असंगतता है उसके कानून से, तो वहां पर भी विधि के पृथक्करण का सिद्धांत लागू होगा। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब आइए विधि के ग्रहण का सिद्धांत। संविधान पूर्व की विधियां सिर्फ
मूलाधिकारों के मामले में विधि शून्य हो जाती हैं यदि वह मूलाधिकारों से असंगत हैं। लेकिन यहां एक पेच यह है कि संविधान से जब मूलाधिकार से असंगत होगी तभी वो विधि शून्य होगी, और अगर वो असंगतता भविष्य में खत्म हो गई तो फिर वो विधि शून्य नहीं होगी, वो पुनः विधिक प्रभाव में आ जाएगी। यानी मूलाधिकार की छाया पड़ी तो विधि शून्य, यानी उसका विधिक प्रभाव नहीं होगा, और ये छाया हटी यानी आपने मूलाधिकार में संशोधन कर दिया और फिर उस वजह से ये असंगतता खत्म हो गई उस विधि के साथ, तो फिर ये विधि अपने आप प्रभाव में आ जाएगी। इसको बोलते हैं विधि के ग्रहण का सिद्धांत। ये पॉइंट क्लियर है। अब इसमें एक बहुत गजब का पेच और है, जरा उसको भी आप समझ लीजिए, और अगर वो पेच आपने समझ लिया तो फिर आपको कोई असुविधा नहीं होने वाली है। जरा उस पेज को समझिए, उस पेज को ध्यान से देखिए। एक है संविधान पूर्व विधि और एक है संविधान के लागू होने के बाद की विधि। अब समझिए, ध्यान से समझिएगा। संविधान पूर्व की विधियों के मामले में जैसे अगर मान लीजिए आपने 15 अप्रैल 1948 को कानून बनाया। अब ये इसके अनुसार कार्रवाई हो रही है। 26 जनवरी 1950 को यह मूलाधिकार से असंगत हो गया, और असंगत होने पर क्या हो गया? विधि शून्य हो गया। अब आप समझिए, यह केवल इसी तारीख को विधि शून्य माना जाएगा। अब अगर मान लीजिए ये जो टाइम पीरियड है, यानी इस अवधि में इस कानून के तहत जो कार्रवाई हुई है वो विधि शून्य नहीं मानी जाएगी। यानी ये कानून इसी तारीख से विधि शून्य माना जाएगा, न कि 15 अप्रैल 1948 से। ध्यान दीजिएगा, यानी संविधान पूर्व की विधियां जब विधि शून्य घोषित होती हैं तो वो संविधान से असंगत होने की तारीख से ही विधि शून्य मानी जाती हैं, उससे पहले से विधि शून्य नहीं मानी जाएंगी। यानी जिस तारीख को उनको लागू किया गया था उस तारीख से नहीं मानी जाएंगी, ये ध्यान रखिएगा, पहली बात। अब आ जाइए संविधान लागू होने की बाद की विधि। अब इस पर आइए। अगर मान लीजिए सेम है कि अगर मान लीजिए आपका 15 जनवरी 2023 को कोई विधि लागू हुई और फिर अब आपने क्या किया, इसे कोर्ट में चैलेंज कर दिया कि भाई ये तो विधि के पृथक्करण के सिद्धांत, यानी कि भाई ये मूलाधिकार का उल्लंघन कर रही है। और कोर्ट में चैलेंज करते करते अब आप देखें कि पता चला कि 20 अप्रैल को कोर्ट का निर्णय आया और इसने कहा कि ये रद्द की जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, इस अवधि में यानी यहां से यहां तक जो कार्रवाई हुई है इसके तहत वो भी रद्द मानी जाएगी। यानी ये जो रद्दीकरण है ये यहीं से माना जाएगा। यानी जिस तारीख को विधि लागू हुई थी उसी तारीख से वो रद्द समझी जाएगी, जबकि ये विधियां उस तारीख से रद्द समझी जाएगी जिस तारीख को वो असंगत हुई है। ये बहुत बड़ा पेच है बेटा, ध्यान रखिएगा इसको। यानी अब जैसे मान लीजिए कि आपने 15 अप्रैल 1948 को कोई कानून बनाया, ठीक है, संपत्ति के अधिग्रहण का, मान लीजिए कानून बना दिया, और पता चला 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो उसमें संपत्ति का मूलाधिकार था, ठीक है। अब पता चला कि यह विधि शून्य घोषित हो गई यहां।
अब आप धड़ से कोर्ट में पहुंच जाएं कि भाई देखिए ये विधि तो विधि शून्य है, और देखो तब से लेकर के इस बीच इन्होंने मेरी संपत्ति का क्या कर लिया है, अधिग्रहण कर लिया है, लिहाजा इसको रद्द माना जाए। तो कोर्ट आपकी बात को स्वीकार नहीं करेगा और आपकी पिटीशन को, यानी आपकी जो प्रार्थना पत्र है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपकी याचिका को रद्द कर दिया जाएगा। क्यों कर दिया जाएगा? क्योंकि वो कहेगा कि ये 26 जनवरी 1950 से लागू है, चूंकि ये कार्रवाई ऑलरेडी पहले हो चुकी है, तो यानी ये एब इनिशियो रद्द नहीं होगी, ये इस तारीख से रद्द नहीं होगी, ये उसी तारीख को रद्द होगी। पॉइंट की क्लैरिटी है। और अगर भविष्य में फिर ये मूलाधिकारों से इसकी असंगतता खत्म हो जाती है तो ये पुनः प्रभाव में आ जाएगी और फिर वहां से उसका विधिक प्रभाव हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये बड़ा जटिल सा टॉपिक था जिसको बड़े सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की गई है, और ये जरूर आपको समझ में आ गया होगा, आपके कमेंट से ये पता चल रहा है। और अगर इसी तरह के अगर आपके दिमाग में भी या आपके मन मस्तिष्क में भी इस तरह की कुछ चीजें हैं तो उनको कमेंट बॉक्स में आप हमें दे सकते हैं। आपके हिसाब से भी हम उन विषयों पर वीडियो लेकर के आएंगे। तो आज यहीं पर यह कक्षा पूर्ण होती है। एक बार फिर नटसेल में इसको क्लियर कर देता हूं चलते चलते। देखिए, विधि के शासन में मूलाधिकारों को प्राथमिकता होती है, और यह बात हमारे संविधान में भी है। संविधान में क्या कहा है? अनुच्छेद 13 की धारा 1 और धारा 2 ने प्रमुखता दे दी कि चाहे संविधान पूर्व की विधि हो या संविधान के बाद की विधि हो, वो सभी की सभी विधियां मूलाधिकारों से असंगत नहीं होनी चाहिए। अगर मूलाधिकारों से असंगत हैं तो असंगत होने की सीमा तक विधि शून्य समझी जाएंगी। ठीक, तो मूलाधिकारों को प्राथमिकता हो गई। अब आइए दूसरा फेज कि अगर मान लीजिए आपने ऐसी विधि बना दी है जो असंगत है, अब क्या होगा? तो देखिए, विधि के पृथक्करण का सिद्धांत उन्हीं पर लागू होता है जिनका कुछ भाग तो संगत है और कुछ भाग असंगत है। एक ही कानून का, यानी एक कानून का कुछ भाग असंगत है और कुछ भाग संगत है, तभी विधि के पृथक्करण का सिद्धांत लागू होगा। और यह सिद्धांत किसने दिया है? सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है अपने विभिन्न केसों के माध्यम से। ध्यान दीजिएगा, पहली बात। दूसरी बात क्या है? विधि के पृथक्करण का सिद्धांत संविधान पूर्व की विधियों पर भी लागू होता है और संविधान लागू होने की बाद की विधियों पर भी लागू होता है। विधि के पृथक्करण का सिद्धांत मूलाधिकारों से असंगत होने पर तो लागू होता ही है, लेकिन अन्य संदर्भों में भी लागू होता है यदि आप अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण करते हैं। दो बातें हो गई। अच्छा, अब आइए विधि के पृथक्करण में क्या देखेंगे कि उन विषयों से वो असंगत है, तो जो असंगत भाग है क्या उसे अलग किया जा सकता है? पहले तो यह विचार करना जरूरी है। तो जब अलग किया जा सकता है, यह विचार करते समय न्यायालय को यह देखना होगा, क्योंकि न्यायालय तो फैसला करेगा, न्यायालय को यह देखना होगा कि भाई ये जो भाग असंगत है, अब इसको अलग किया जा सकता है या नहीं। तो यह देखना होगा कि इसको अलग करने पर क्या इस अधिनियम के उद्देश्य की पूर्ति हो पाएगी, इसको अलग करने पर क्या इसका जो वास्तविक नाम है उसके अनुसार यह काम कर पाएगा, क्या इसको अलग करने पर इसकी जो ऐतिहासिकता है वो तो डिस्टर्ब नहीं हो रही है, राइट? जैसे SC/ST एक्ट हो गया। आर यू गेटिंग द थिंग्स? तो इस तरह से आप देखेंगे। तो अब यहां पर यह विचार करेंगे आप, और इन विचार पर अगर इसे अलग किया जा सकता है तो यानी ये बुरा भाव, ये बुरा पक्ष हुआ क्योंकि मूलाधिकार का उल्लंघन कर रहा है, इसलिए ये बैड पार्ट हुआ उस कानून का। तो इस बैड पार्ट को अलग किया जा सकता है। अब दूसरा है, वो क्या है? आपका गुड पार्ट हुआ, यानी अच्छा भाग हुआ, क्योंकि वो मूलाधिकार का उल्लंघन नहीं कर रहा है। तो अच्छे भाग से बुरे भाग को अलग किया जा सकता है, किया जा सकता है, तब तो आप इसे लागू कर दीजिए। नहीं किया जा सकता तो पूरे अधिनियम को रद्द कर दीजिए। यह हो गया विधि के पृथक्करण का सिद्धांत। विधि के ग्रहण का सिद्धांत क्या कहता है कि कोई पहले से विधि चली आ रही है, यह केवल संविधान पूर्व की विधियों पर लागू होगा। पहले से संविधान की, यानी यह कानून चला आ रहा है, अब यह संविधान है, मूलाधिकार की इस पर छाया पड़ गई तो यह निष्प्रभावी हो जाएगा। ठीक, फिर भविष्य में जाकर के यह छाया हट गई, इस तारीख से फिर प्रभाव में आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अभी मान लीजिए यह चल रहा था, ये 26 जनवरी को टकराव नहीं था, लेकिन भविष्य में मूलाधिकार में संशोधन किया और अब टकराव हो गया तो यह निष्प्रभावी हो जाएगा। फिर भविष्य में संशोधन हुआ
और टकराव खत्म हुआ तो फिर प्रभाव में आ जाएगा। तो ये हो गया ग्रहण का सिद्धांत। यानी मूलाधिकारों की छाया पड़ने पर, छाया का मतलब असंगत होने पर निष्प्रभावी, और अगर मूलाधिकार में संशोधन हो गया और वो असंगतता दूर हो गई तो ये पुनः प्रभाव में आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो संविधान के बाद की जो विधियां हैं वो हमेशा हमेशा के लिए रद्द हो जाती हैं, लेकिन संविधान पूर्व की जो विधियां हैं वो रद्द नहीं होती हैं। वो ध्यान से आप समझिएगा, असंगत होने पर तो वो रद्द रहेंगी, लेकिन जब असंगतता खत्म हो जाएगी तो पुनः प्रभाव में आ जाएंगी। पॉइंट की क्लैरिटी है। और वह वेरी बिगिनिंग से वो रद्द नहीं होती हैं। ये था आपके विधि के पृथक्करण का सिद्धांत और विधि के ग्रहण का सिद्धांत।